इकोनॉमिक सर्वे कर रहे थे हम, ठीक है, तो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बताना है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 क्या कहती है। तो औद्योगिक क्षेत्र में यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में औद्योगिक क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिशन में 10.3% की वृद्धि पाई गई थी, जबकि वर्ष 2022-23 में यह 4.1% अनुमानित है। अब यह चिंताजनक है भाई, क्या है, आधे से भी कम। कहां तो 21-22 में 10.3% की वृद्धि पाई गई ग्रॉस वैल्यू एडिशन औद्योगिक क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन में, और 22-23 में हमें दिखाई दे रहा है कि 4.1%। चिंता करनी है, यहां पर चिंता का विषय है। साथ में इसको याद करना है आपने, आपके पास जो क्वेश्चन बनेगा उसका आंसर ये होगा, क्या होगा, 4 इतना ही याद रखना पड़ता है। वो भी लिखा हुआ होगा, 4 ऑप्शन होंगे, क्या होंगे, और उसमें सिर्फ आपने बस सर्किल को क्या करना, भरना है, सही, खत्म। सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यमों हेतु ऋण में जनवरी 2022 से औसतन लगभग 30% की वृद्धि हुई है, और बड़े उद्योगों में अक्टूबर 2022 से दहाई के आंकड़े में वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में वित्तीय वर्ष 2019 में $4.4 बिलियन से वित्त वर्ष 2022 में $11.6 बिलियन तक लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। ये बढ़िया है कि इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स हैं हमारे वो निर्यात हो रहे हैं, जहां 2019 में सिर्फ $4.4 बिलियन का हमने क्या किया था, निर्यात यानी एक्सपोर्ट किया था, वहीं 2022 में हमने $11.6 बिलियन का क्या किया, बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हो रहे हैं, निर्यात किए जा रहे हैं हमारे देश से। ये अच्छी खबर है, ठीक है। भारत वैश्विक स्तर पर मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता बन गया है। ये बड़ी बात है। फिर दोबारा बड़ी चिंता का विषय होता था कि सब चाइना से आ रहा है, सब चाइना से आ रहा है। भारत वैश्विक स्तर पर मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता बन गया है, मैन्युफैक्चरर बन गया है। यहां हैंडसेट का उत्पादन वित्त वर्ष 2015 में 6 करोड़ यूनिट से बढ़कर वित्त वर्ष 2021 में 29 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है। कितना, 29 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है। और मैं तो इसलिए चिंता में हूं कि ई कचरा शब्द सुना होगा आपने, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। आपने देखा होगा पहले जो कंप्यूटर होते थे लगभग सबने खरीदे, सीपीयू खरीदा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई खरीदी, मॉनिटर खरीदा, बड़े बड़े मॉनिटर हुआ करते थे। कहाँ गए वो सब के सब, वो सब ई कचरा में गए। कहाँ गए, ई कचरे में गए। अब ऐसे ही जो दूसरा कंसेप्ट है, जब ये मोबाइल की जगह पे कोई दूसरी चीज आएगी तब फिर दोबारा सोच लो कितना कचरा होने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा होने वाला है। क्या होने वाला है, ई कचरा बोलेंगे उसे। इतना समझ में आ गया। ये तो शुक्र है कि जो आपके नितिन गडकरी हैं, जो परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने क्या कर दिया, आप जब दिल्ली जाते हैं तो एक पहाड़ देखा होगा आपने कूड़े का, बहुत बड़ा पहाड़ है। जितना बड़ा ये पहाड़ है ना, इतना ही बड़ा पहाड़ है कूड़े का। चील को वे घूमते रहते हैं वहां पर। लैंडस्लाइड भी होता है उस पहाड़ में, उसके नीचे दब के लोग मरते भी हैं। जो कबाड़ बिनने वाले बच्चे हैं, लोग हैं, वो भी मरते हैं उसके नीचे। लैंडस्लाइड भी होता है, इतना कबाड़ है। तो अब क्या किया जा रहा है, उस कबाड़ का यूज सड़क में भरान होता है उसमें किया जा रहा है। तो नितिन गडकरी जी ने वादा किया है कि आने वाले समय में दिल्ली के उस पहाड़ को मैं क्या कर दूंगा, गायब कर दूंगा, और क्या कर दूंगा, सड़कों पर बिछा दूंगा। मैं किसी पार्टी विशेष का प्रवक्ता नहीं हूं। जो अच्छा कार्य करेगा उसके संबंध में आपको जानकारी देना क्या है, मेरा कर्तव्य है। मेरे बताए गए जो मैं पॉइंट्स बताता हूं उससे किसी भी पार्टी से क्या ना माना जाए, मुझे संबंधित ना माना जाए। जो देश हित में कार्य करेगा उसकी चर्चा की जाएगी यहां पर, ठीक है। फार्मा उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फार्मा समझते हैं, दवाई। फार्मा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 4 गुना वृद्धि हुई है। कितनी, ये भी अच्छी खबर है कि जो विदेशी निवेश है वो आकर्षित हो रहा है इस देश में। किसमें, खासकर किस इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में। और ये भी ध्यान रखना कि जितने भी गरीब देश हैं, अफ्रीकी देश हो गया या अन्य जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वहां पर हमारी ही दवाइयां जाती हैं। कभी आप अंगोला जाएंगे, नाइजीरिया जाएंगे, बुरुंडी जाएंगे, बुजुम्बुरा, या इस तरफ इन देशों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, भारतीय दवाओं को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। फार्मा ये बता दिया मैंने।
वित्त वर्ष 2019 में 180 मिलियन डॉलर से बढ़कर यह वित्त वर्ष 2022 में 699 मिलियन डॉलर हो गया है। कहां तो 2019 में सिर्फ 100 मिलियन डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ रहा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब विदेश से लोग क्या करते हैं, मतलब विदेश से पैसा आता है, पैसे के साथ साथ टेक्नोलॉजी आती है, उस पैसे से यहाँ पर जमीनें खरीदी जाती हैं या सरकार उनको देती है, उस पर बड़े बड़े क्या बनाए जाते हैं, प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, वहां पर फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है, रोजगार सृजन होता है। अपने साथ भी लेके आते हैं, वो जो एक्सपर्ट होते हैं वो लेके आते हैं, लेकिन जो लेबर होगा या अन्य चीजें होगी, इलेक्ट्रीशियन होगा, बहुत सारे काम होते हैं ना भाई। बिल्डिंग बननी है तो मिस्त्री थोड़े लेके आएंगे वहां से, कौन बनाएगा, हमारा मिस्त्री बनाएगा देश का, हमारा ठेकेदार क्या करेगा, उसका ठेका लेगा, है ना। लोहा कहाँ से, वहां से थोड़े लेके आएंगे, माना यूरोप से, जर्मनी से आ रहा है माना, या यूएसए से आ रहा है, तो लोहा वहां से, सरिया वहां से थोड़े लेके आएंगे, सीमेंट वहां से नहीं लेके आएंगे, सब यहीं खरीदना पड़ेगा, यहीं बड़ी बड़ी चीजें बनेंगी, अपने हिसाब से उनके डिजाइन होंगे। तो रोजगार किसको मिल रहा है, यहाँ के लोगों को मिल रहा है। इवन इतनी बड़ी जब इंडस्ट्री होगी तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन काम कर रहे होंगे, बहुत सारे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाले भी क्या होंगे, काम कर रहे होंगे, तो उनको रोजगार मिलेगा वहां पर। समझ में आ गया। निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा माना जाता है। इस देश में अगर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ जाए, अचानक से बहुत ज्यादा हो जाए, तो आप लोगों को सरकारी नौकरी की तरफ झांकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कारण क्या है, कारण क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटी आएंगी आपके हाथ में। जहां सरकारी नौकरी में आपको हो सकता है कितना मिल रहा हो, 70,000, 80,000, 1 लाख, इतना ही तो मिलेगा। वहीं प्राइवेट आपको क्या करता है, प्राइवेट सेक्टर आपकी योग्यता को देखकर, आपकी स्किल को देखकर हो सकता है कि आपको पैकेज दे। सुना होगा आपने, IIM अहमदाबाद से जी MBA कर रखा है, कितने का पैकेज है जी, 8 करोड़ का पैकेज है, 10 करोड़ का पैकेज है, 5 करोड़ का पैकेज है। सुना है तो मंथली लगा लो आप। अभी मैं एक मैरिज में गया था, 1 करोड़ का पैकेज है उस बालिका का, ठीक है। 70-80 लाख रुपए का तो सिर्फ वेडिंग पॉइंट था, प्लेट का सिस्टम था, कम से कम एक प्लेट जो थी वो 4-4.5 हजार रुपए की थी। मतलब पर पर्सन जो खर्चा आया वहां पर खाने पीने का, वो लगभग 4,500 रुपीज या 2,500, 3,000, अलग अलग चीजें थी, है ना। तो जब 1 करोड़ का पैकेज होगा तो करेंगे भाई ये चीजें। तो आर्थिक समीक्षा में बताया गया कि विनिर्माणी मैन्युफैक्चरर सेक्टर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में लचीलापन रहा है। किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में लचीलापन रहा है। इसके बावजूद हाल ही के वर्षों में इसमें वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 12.01 अरब डॉलर से बढ़कर वर्ष 2021-22 में यह 21.3 अरब डॉलर रहा है। अब आप ये देखो कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, जिसको बोलते हैं विनिर्माणी सेक्टर, क्या बोलते हैं, विनिर्माणी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसमें जो FDI आया है, जहां 2020-21 में इस देश में 12 अरब डॉलर आया था, 12.01 अरब डॉलर आया था, 21-22 में 21.3 अरब डॉलर आया है। अच्छी खबर है, बुरी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। 1-2 को 2-1 करना, उलट देना बस। 12.01 से 21.3 अरब डॉलर। जो आंसर होगा आपका वो ये होगा, ये यहां तक होगा। ये क्वेश्चन पूछेगा कि 12.1 अरब डॉलर रहा, 21-22 में कितना रहा, तब आपने बोलना 21.3 अरब डॉलर रहा, ठीक है। रूस यूक्रेन युद्ध के परिणाम स्वरूप वैश्विक अनिश्चितता के चलते 2021-22 की पहली छमाही की तुलना में वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में, छमाही समझते हैं ना, 6 महीने, पहली छमाही में इसमें गिरावट दर्ज की गई। भाई जब रूस यूक्रेन युद्ध होगा तो पूरे विश्व पर उसका क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, हम पर भी पड़ा, गिरावट दर्ज की गई। इसमें तेजी से उछाल आने की अपेक्षा आर्थिक समीक्षा में व्यक्त की गई है। आने वाले समय में उछाल आएगा कि वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में जिन क्षेत्रों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अधिक रहा है, उसमें कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर प्रमुख है। ये तो पता ही है आपको कि इस देश में क्या है, राजीव गांधी की जो देन है वो क्या है, कंप्यूटर। क्या है, अगर कंप्यूटर ना आता तो इस देश में बेरोजगारी का आंकड़ा आसमान छू रहा होता। वो तो शुक्र है कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर से परिचित हो गई यहाँ की जो जनसंख्या है। समय रहते उस समय के नीति निर्माताओं ने क्या किया, समझ गए थे कि इस देश में क्या होगा,
और बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत अच्छे हार्डवेयर इंजीनियर हमारे देश से निकलते हैं। विदेशों में हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और हार्डवेयर इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा मांग है, ये पता है। उद्योग क्षेत्र खंड में विभिन्न उद्योगों के निष्पादन और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना आदि का ब्यौरा समीक्षा में दिया गया। दिखाइए क्या क्या ब्यौरा है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एफडीआई अंतर 34% किस में आया? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अगर पूरा 100 हुआ है, 100 रुपए आए हैं, तो उसमें से 34 रुपए किस में आए हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में आए हैं। उसके बाद किस में आए? सर्विसेज में आए 22 रुपए। उसके बाद दूर संचार में 4 रुपए। उसके बाद व्यापार में कितने? 18 रुपए। ऑटोमोबाइल में कितने? 5 रुपए। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में कितने? 5 रुपए। रसायन में उर्वरकों के अतिरिक्त, फर्टिलाइजर के अतिरिक्त कितने? 7 रुपए। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में कितने? 4 रुपए। अन्य में कितने? 1 रुपए। टोटल अगर 100 रुपए मान के चल रहे हैं हम कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना आया? 100 आया, तो इसको प्रतिशत में बोलते हैं हम लोग कि जी 18% किस में आया? व्यापार में आया। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़िए। अब है सर्विस सेक्टर। सेवा क्षेत्र में जो आर्थिक समीक्षा है वो क्या कहती है? फिर बता दूं, आर्थिक समीक्षा भारत सरकार का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जिसने आर्थिक समीक्षा नहीं पढ़ी वो यूपीएससी के बारे में ना सोचे। और ये बहुत शॉर्ट में है, डिटेल में भी पढ़ते हैं, उसकी बुकलेट आती हैं, 2 बुकलेट होंगी, उसको पूरा पढ़ना पड़ता है, तब आप मेंस अच्छे से लिख सकते हो। प्री में भी काफी क्या करती है? हेल्प करती है आर्थिक समीक्षा। ठीक है। वित्त वर्ष 2022 में 8.4% वर्ष दर वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र में 9.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। अब ये फिर अच्छी खबर है। जहां 2022 में 8.4% था, अभी कितना हो गया? 9.1% हो गया, यानी 0.7% की बढ़ोतरी हो गई। कितनी हो गई? कभी कभी सिर्फ बढ़ोतरी पूछता है कि 2022 की तुलना में 2023 में, वित्तीय वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत दर बढ़ी है? आपने बोला 0.7% दर बढ़ी है। या फिर कभी कभी ये पूछता कितना हो गया? 8.4% से कितना हो गया? तब आपने बोला 9.1% की दर। कितना क्लियर हो रहा है? ठीक है। वर्ष 2021 में भारत शीर्ष 10 सेवा निर्यातक देशों में शामिल होने के कारण सेवा व्यापार क्षेत्र में एक प्रमुख राष्ट्र है। ये बड़ी बात है। मैंने आपको कहा कोई भी देश विकसित तब होता है जब वहां सर्विस सेक्टर का परसेंटेज क्या होता है? ज्यादा होता है। जीडीपी में वहां के सर्विस सेक्टर का योगदान जहां पे जितना ज्यादा होगा, समझ लो वो देश उतना विकसित है। ठीक है। और प्राइमरी जो सेक्टर है यानी कृषि, उसका क्या होगा? कम होगा। जैसे अगर अमेरिका है तो अमेरिका में कृषि सेक्टर का जो योगदान है जीडीपी में वहां की, वो मेरे ख्याल से 1-2% के बीच में होगा। पर ऐसे मत सोचना कि वहां उत्पादन नहीं होता है। कुल मिला के ये है कि उनकी इकोनॉमी है बहुत बड़ी, तो उसमें योगदान तो इतना है कि गेहूं फेंकना पड़ता है उन्हें सागरों में, इंटरनेशनल मार्केट में क्या करने के लिए? गेहूं का रेट कंट्रोल करने के लिए सागर में फेंकते हैं गेहूं। समझ में आया? तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, यानी खुद भी खाते हैं, गरीब देशों में भी देते हैं, निर्यात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुल मिला के ये कि जैसे एग्रीकल्चर से वो 2 रुपए कमा रहे, तो 58 मतलब 50, 60, 70, 80 रुपए जो कमा रहे वो सर्विस से कमा रहे। किससे कमा रहे? या हो सकता है सेकेंडरी सेक्टर से कमा रहे, मैन्युफैक्चरिंग से। अब हमारे यहाँ क्या समस्या? हमारे यहाँ जो है कृषि का योगदान क्या है? ज्यादा है। अभी भी क्या है? तो सर्विस सेक्टर हम बोल रहे हैं कि कितना हो गया? 8.4% से बढ़कर कितना हो गया? 9.1% हो गया। वर्ष 2021 में भारत शीर्ष 10 सेवा निर्यातक, यानी जो भाई निर्यात 2 चीजों की होता है। जब हम निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो किन किन चीजों का करते हैं? एक तो गुड्स का करते हैं, एक सर्विसेज का करते हैं। सर्विस भी तो बेची जाती हैं, सामान भी बेचा जाता है, सामान दिखता है, सर्विसेज दिखती नहीं है, लेकिन उसको देने वाले भी कौन होते हैं? सिटीजन्स होते हैं। तो 10 सेवा निर्यातक देशों में शामिल हैं हम। सेवा व्यापार क्षेत्र में एक प्रमुख राष्ट्र है जिसने विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में अपनी हिस्सेदारी को, आगे बढ़ाइए, हिस्सेदारी को वर्ष 2015 में 3% से बढ़ाकर 2021 में 4% कर ली है। अब ये देखो, पूरे वर्ल्ड में वैसे तो टॉप 10 में हैं हम, 10 में, लेकिन हम अभी विश्व को सिर्फ 4% सर्विस दे पा रहे हैं। मतलब जो विकसित देश हैं वो 4 दे रहे हैं, 10 नंबर आने पर भी हम क्या 4% दे पा रहे हैं। इसको बढ़ाना है। अभी जितनी हम सेवाएं बेचेंगे उतना हमारे पास फॉरेन रिजर्व क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? और फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा तो ट्रेड करने में हमें आसानी रहेगी।
फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। जो जिस देश का फॉरेन रिजर्व जितना ज्यादा होता है उसकी साख उतनी अच्छी मानी जाती है। समझ में आया? विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेश के लिए उदारीकरण की नीति के तहत दूरसंचार सहित आधारिक संरचना प्रदाताओं के लिए ऑटोमेटिक रूट से 100% तक की सीमा तक विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। अब इसको, ये कई बार क्वेश्चन बन चुका है, फिर दोबारा याद करना आपने। विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेश के लिए उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के तहत दूरसंचार यानी टेलीकम्युनिकेशन सहित आधारिक संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं के लिए ऑटोमेटिक रूट से, किस रूट से, कितने प्रतिशत तक की सीमा का विदेशी निवेश की अनुमति है? आपने बोलना 100%। टेलीकम्युनिकेशन या दूरसंचार को और क्या बोलते हैं आप? कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं, खाली कम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। कम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना? 100%। कैसे? ऑटोमेटिक रूट से। ये अपने आप में क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे बढ़िए। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बहाली तथा कोविड-19 नियमों में ढील से पर्यटन क्षेत्र की बहाली के संकेत हैं। जब ये आ रहा था कोविड, तब तो ये बोला जा रहा था जिसने टीका नहीं लगाया ना तो वो आ पाएगा ना वो जा पाएगा, लेकिन अब ढील दे दी गई है, ठीक है। पर्यटन बड़ा है, और पर्यटन मैंने आपको कहा था पर्यटन को किस में लेते हैं हम? निर्यात में लेते हैं। किस में लेते हैं? एक्सपोर्ट में लिया जाता है पर्यटन को, और पर्यटन से बहुत लाभ होता है। अगर बहुत सारे विदेशी हमारे देश में आ रहे हैं तो वो अपने अपनी करेंसी लेके आ रहे हैं, फिर वो एक्सचेंज कराते हैं रुपये में, फिर वो रुपया यहाँ खर्च करते हैं, हम उनको सेवाएं देते हैं, होटल में रहते हैं, खाते हैं, जो भी है ना। कोई गाइड होगा उनको दिखा रहा होगा, तो यानी वो फॉरेन करेंसी आ रही है कहाँ पर, और हमारा फॉरेन रिजर्व क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बहाली हो चुकी है, कोविड-19 के नियमों में ढील दी जा चुकी है, पर्यटन क्षेत्र फिर दोबारा से अच्छा हो गया है। और हमें तो और बेचना चाहिए भाई, हमारे पास तो बहुत सारी संस्कृतियां हैं। हम बौद्ध धर्म के लोगों को उतना अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बोध गया है हमारे पास, सारनाथ है हमारे पास, है लुम्बिनी नेपाल में चला गया, रुम्मनदेही बोलते हैं उसको। तो हम बोध गया को बता सकते हैं, नालंदा को बता सकते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। बता सकते हैं, चीन को बोल सकते हैं भाई आपके यहाँ के पहले भी आए हैं, यहाँ पर वेनसांग आया है, और कौन आया है? फाइयान आया है, और कौन आया है? स्वानचार्ड आया है। किसके समय आया था स्वानचार्ड? वेनसांग का पता है? किसके समय आया था वेनसांग? वेनसांग किसके समय आया था? बताओ भाई, कौन? अरे भाई, स्वानचार्ड अशोक के समय आया था, वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था, और हर्षवर्धन से पहले, वेनसांग से पहले फाइयान आ चुका था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। सी यू की किसकी पुस्तक है? हु रोट द बुक सी यू की? वेनसांग, वानसांग, वेनसांग, ठीक है। कंफर्म हो? 100%। चलो, तो यही तो क्वेश्चन आते हैं। सी यू की किसकी पुस्तक है? वेनसांग किसके समय आया? जी हर्षवर्धन के समय आया। फिर हर्षवर्धन से पूछ लेगा वो कि हर्षवर्धन किस नाम से गद्दी पर बैठा, तो कुमार शिलादित्य के नाम से गद्दी पर बैठा। फिर पूछ लेगा हर्षवर्धन राइटर भी था, उसे 3 नाटक लिखे, कौन से? नागनंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका। क्या लिखा उसने? नागनंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ऐसे बताने के लिए बहुत कुछ है, इतिहास में बताएंगे, जब इतिहास चलेगा तब वहां पे बताएंगे। चलो, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीटी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीटी किसका एब्रीविएट है? एक क्वेश्चन ये बन सकता है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बोलना है आपने, की शुरुआत करने से डिजिटल वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा मिला है। क्या मिला है? अब क्या होता है उसकी डिटेल में जानने के लिए अपने मोबाइल पर इसको टाइप कीजिए, सीबीडीटी, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपके। अभी नहीं, सीबीडीसी, सॉरी सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक, वो डायरेक्ट टैक्सेशन वाला याद आ जाता मुझे, है ना। सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। चलो, आर्थिक समीक्षा में बताया गया कि कोविड-19 महामारी ने विशेष रूप से पर्यटन, खुदरा व्यापार, होटल, मनोरंजन जैसे संपर्क गहन सेवा क्षेत्र पर प्रभाव डालते हुए अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाया है। दूसरी ओर सूचना, संचार, वित्तीय पेशेवर
और व्यावसायिक सेवाओं जैसी गैर संपर्क सेवाएं लचीली बनी रही। इन सबसे सेवा क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2021-22 में तेजी से वापसी की तथा यह पिछले वित्त वर्ष में 7.8% के संकुचन की तुलना में 8.4% प्रतिशत की दर से बढ़ा है। कोविड ने बहुत नुकसान किया, ये आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। बट खाली इतना बोलने से नंबर नहीं मिलते कि नुकसान हुआ, कहां पर हुआ, किसको हुआ, कितना प्रतिशत, पहले कितना था पिछले वित्त वर्ष में 7.8%, अब कितना 8.4%। यही तो सब जो बोल्ड लेटर्स में लिखे हैं ना, ये क्वेश्चन बन चुके हैं, दोबारा बनेंगे। चलो आगे, अंकटाड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, शायद फुल फॉर्म है इसकी अंकटाड की। देखिए, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यही है। अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। अब यहां से फिर एक क्वेश्चन बनेगा कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? क्या पूछेगा? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? आपने बोलना है अंकटाड जारी करता है। पूछेगा अंकटाड किसका एब्रीवेट है, तब आपने बोलना यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। समझ में आ गया? इस वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 में क्या लिखा उन्होंने, अंकटाड ने? आर्थिक समीक्षा के हवाले से आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि वर्ष 2021 के दौरान 84.8 अरब डॉलर के अंतर प्रवाह के साथ भारत का एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों में 7वां स्थान रहा है। यानी अंकटाड की जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 का हवाला दिया है किसने? इकोनॉमिक सर्वे ने। वित्त मंत्री ने जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा तो उन्होंने अंकटाड का हवाला दिया, उसकी रिपोर्ट का हवाला दिया। रिपोर्ट का नाम क्या? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022। वहां से बताया कि हमारे यहाँ जो एफडीआई हुआ वो कितना हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हुआ, तो 84.8 अरब डॉलर हुआ। कितना हुआ? और अब हम 7वें स्थान पर हैं प्राप्तकर्ता देशों में। इन्वेस्टमेंट एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों में हमारा नंबर कौन सा है? 7वें नंबर के हैं। यानी 6 हमसे ऊपर हैं जहां एफडीआई क्या किया जा रहा है। उसमें से चाइना भी होगा, ठीक है। एफडीआई की इस राशि में 7 अरब डॉलर का निवेश सेवा क्षेत्र में था। कितना? ये बहुत कम है। 84.8 अरब डॉलर का अंतर प्रवाह हुआ और उसमें 7.1 अरब डॉलर खाली किसमें? सर्विस सेक्टर में। तो ये कम है, इसको बढ़ाना है। लिस्ट दिखाओ, लिस्ट 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 दिखाओ ऊपर वाली। अच्छा, ये तो जीवीए बता रहा, ठीक है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सेवाओं में बीमा उपक्षेत्र को तेजी से बढ़ता बताते हुए समीक्षा में कहा गया है कि भारतीय बीमा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है तथा भारत अगले दशक में वैश्विक बीमा उद्योग के विकास के मुख्य वाहकों में से एक होगा। समीक्षा में बताया गया है कि भारतीय बीमा बाजार दुनिया में 10वां बड़ा बाजार है। भारतीय बीमा बाजार का नंबर क्या है पूरे विश्व में? 10वां। जब लाइफ इंश्योरेंस आई थी ना, LIC आई थी कंपनी, तो उसके जब एजेंट आते थे ना घरों में तो उनको भगा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो किस बारे में चर्चा करते थे? वो बोलते थे कि भाई जब आप मर जाएंगे, अरे भाई, तो जैसे ही सुनते थे लोग, और खासकर पत्नी सुनती थी कि पति के बारे में ऐसा, पति परमेश्वर के बारे में ऐसा कह रहे कि जब आप मर जाएंगे। फिर ट्रेन किया गया उन्हें बोला गया कि इस तरह नहीं बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? कैजुअलिटी होने पर, है ना, इतना इतना वो मिलेगा। तो पहले लोग यहाँ के अवेयर नहीं थे, धीरे धीरे अवेयर हुए। सीधी सी बात है, एक परिवार है, उसमें एक मुखिया है, एक उसकी पत्नी है, उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है। माना मुखिया को कुछ हो जाता है तो क्या होगा बाकी 3 लोगों का? तो तब क्या काम आता है? इंश्योरेंस काम आता है। क्या काम आता है? तो धीरे धीरे आपने देखा होगा, पहले LIC था, LIC में भी कुछ लिस्ट होती थी पहले कि भैया सुसाइड कर दिया तो नहीं मिलेगा। ये थोड़े कि सुसाइड कर रहे हो किस चीज़ के लिए? बीमे के लिए हो सकता है, या घर में ही पता चला नॉमिनी कौन है, जो नॉमिनी है उसी ने हत्या कर दी, तब भी नहीं मिलेगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये बीमा क्षेत्र बढ़ता रहा। फिर बताया गया लोगों को कि भाई अब ऐसा है कि इलाज है बहुत महंगा, इसलिए करा लो क्या? हेल्थ इंश्योरेंस। अब उन्होंने कहा यार हेल्थ इंश्योरेंस करा लें तो जितनी छोटी उम्र में करेगा उतनी कम क्या बनेगी? किस्त बनेगी। क्या बनेगी? जितने कम ऐब होंगे उतनी कम किस्त बनेगी। ऐब मतलब समझते हो? सिगरेट पियोगे तो किस्त ज़्यादा देनी पड़ेगी, ड्रिंक करोगे तो किस्त ज़्यादा देनी पड़ेगी। कुछ नहीं कर रहे हो आप, बिल्कुल
सामान्य जीवन जी रहे हो तो किस्त क्या होगी, कम होगी। तो जब विदेशी कंपनियां आई तो उन्होंने बताया कि कैसे कैसे होता, तो कैशलेस, कि भाई 20 लाख रुपए तक, 15 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज होगा। क्योंकि सरकार, देखो ऐसा नहीं कि हमारे हॉस्पिटल बेकार है या हमारे डॉक्टर्स बेकार हैं, सरकारी जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ उन पर बहुत ज़्यादा दबाव है। क्या है? दबाव है। जैसे एम्स है, आदमी को आज हार्ट का क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ, उसको बोला गया दिल्ली रेफर किया गया, अब उसका नंबर 1 साल बाद आ रहा, माना या 6 महीने बाद आ रहा, तो क्या तब तक रुकेगा वो? उसका तो वो तो हर दिन मरेगा, डर से मरेगा वो, वैसे नहीं मरेगा। किससे मरेगा? डर से मरेगा। तो भाई और भी तो है। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं लेकिन वो महंगे होते हैं, 15-20 लाख रुपए तक का अगर कैशलेस इलाज मिल रहा है तो आदमी कहाँ जाएगा फिर? तो उसमें ये बोला जाता है कि भाई आप अभी कितने साल के हो, 21 साल के हो, स्मोकिंग नहीं करते हो, ड्रिंक नहीं करते हो, अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा दो, साल भर में 5,000, 6,000, 7,000 रुपए इतनी किस्त आती है। कितनी? तो कभी अगर माना कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या 15 लाख रुपए तक का इलाज फ्री। ये समझ में आ गया। अब क्या होता है कि तब तक फिर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ले आए एक नई स्कीम, कौन सी? आयुष्मान कार्ड ले आए। आयुष्मान कार्ड में कहा गया भाई 5 लाख रुपए तक का इलाज का फ्री, और फिर वो कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी चल रहा है। तो लोगों ने कहा क्या कराना है, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या कराना है जब 5 लाख रुपए तक का, इससे बड़ी बीमारी थोड़े होगी। लेकिन सही बताऊं तो बीमारियां और बहुत बड़ी होती हैं और उनमें जो खर्चा आता है वो भी बहुत ज़्यादा आता है। मतलब हम लोगों ने व्यवहारिक रूप से देखा है कि कुछ लोग ऐसी बीमारियों से, जो असाध्य रोग होते हैं जिनका इलाज नहीं होता पर फिर भी किया जाता है, ठीक है, तो बहुत खर्चा आता है उसमें। तो कैशलेस वाला जो कंसेप्ट होता है बिल्कुल सही होता है। फिर एक नए तरह का इंश्योरेंस आया, टर्म इंश्योरेंस। उसमें बोला कि भाई मुखिया अगर चला गया ऊपर तो बाकी 3 लोगों का क्या होगा? क्या वो तो सड़क पर आ जाएंगे? जब कोई कमाने वाला नहीं होगा तो क्या करेंगे फिर? और महिला माना अशिक्षित हो तो तब क्या करेगी? बच्चों को कैसे पालेगी? या बच्चों को पढ़ाना है, आगे क्या करना है, बहुत सारे काम होते हैं ना। तो जो LIC थी उसमें ये होता था कि जितनी आप किस्त दोगे उतना आपको मतलब मिलेगा कैजुअलिटी होने पर। तो ज़्यादा मैंने कई ऐसे केसेस देखे जिसमें फादर की डेथ हुई किसी के, ठीक है, 2-3 बच्चे हैं, 10 लाख रुपए मिले। कितने? तो 10 लाख रुपए में क्या होगा भाई? 10 लाख रुपए में तो 13वीं और बरसी में ही आधा पैसा क्या हो जाएगा। हमारे यहाँ तो और भी परंपराएं हैं ना, 13वीं है, बरसी है और बहुत सारी चीजें हैं, पिंडदान है, ये है वो है, तो 1-1.5 लाख 2 लाख तो उसी में चले गए। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर टर्म इंश्योरेंस का कंसेप्ट आया। उसमें बोला गया कि भाई अगर कोई मुखिया है, उसकी डेथ हो जाती है तो 1 करोड़ मिलेगा। कितना मिलेगा? और एक्सीडेंशियल डेथ होगी तो 2 करोड़ मिलेगा। लेकिन सही उम्र में अगर वो करा रहा है तो किस्त उसकी कम आएगी। बड़ी उम्र में करा रहा, अब भाई 50 का हो गया, 50 में कराएगा तो किस्त ज्यादा आएगी। उसके अंदर ऐब होंगे तो किस्त और ज्यादा आएगी। क्योंकि अगर वो स्मोकिंग करता है तो पक्का है कि कैंसर होगा। कैंसर होगा तो भाई क्या मरेगा, जल्दी मरेगा तो क्या है, कंपनी को देना पड़ेगा ना। तो कंपनी भी सोच समझ के क्या करती, लेती है। तो उससे क्या हो गया, उससे और ज्यादा सामाजिक सुरक्षा बोलते हैं, सामाजिक सुरक्षा संबंधी कुछ जो जो स्कीम्स हैं वो सरकार देती है। बट सरकार, क्योंकि इस देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है कि सामाजिक सुरक्षा बहुत कम है उस हिसाब से। देखा होगा आपने, किसी में 2 ही लाख रुपए मिलते हैं, किसी में 1 लाख रुपए मिलता है। सुना है आपने? पेंशन वाली भी बात अगर हम कर रहे हैं तो ऐसे नहीं मिलती कि 60,000, 80,000, 1 लाख रुपए, ऐसे नहीं मिल रही है। पेंशन मिलेगी 5,000 रुपए, 4,000 रुपए, 2,500 रुपए। उससे क्या होगा? उससे कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, इतना है कि 2 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल खरीद लेगा आदमी, लेकिन अन्य कार्य नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आप लोग शिक्षित हो, आप लोगों ने समझाना भी है। किसको? जो भी आपके अगल बगल बड़े लोग हैं उनको समझाना है कि इंश्योरेंस जरूर करना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस जरूर करा के रखें, ताकि क्या हो, मैं एजेंट नहीं हूं, मैं बता रहा हूं कि सामाजिक सुरक्षा मैं नहीं करता हूं, पर मैं बता रहा हूं कि हेल्थ इंश्योरेंस से आदमी क्या होता है, टेंशन फ्री हो जाता है। ठीक है, तो अब ये देखो दुनिया का 10वां बड़ा बाजार है। क्या है? 10वां बड़ा बाजार है। और 2032 तक आगे आइए, जर्मनी, कनाडा, इटली और दक्षिण कोरिया से भी आगे निकलकर 6वां सबसे बड़ा बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। ये लोग ना, जर्मनी, कनाडा, इटली, दक्षिण कोरिया, ये लोग अपना इंश्योरेंस पर बहुत अच्छा क्या करते हैं, खर्च करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इंश्योर्ड होता है।
प्रत्येक वस्तु इंश्योर्ड होती है। जैसे कार ही है, अब कार लेते हो, कार आप तब निकालोगे शोरूम से बाहर जब उसका एश्योरेंस हो जाएगा। स्कूटी आप तब निकालोगे जब उसका एश्योरेंस हो जाएगा। और आपकी स्कूटी से, आपकी नहीं, किसी की स्कूटी से कोई हिट हो सकता है, कोई मर सकता है, तो उसको पैसा कहां से देंगे? तब ये थोड़े बोलेंगे मैं तो बेरोजगार हूं, मैं तो अभी क्या पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं। तो फिर वो इंश्योरेंस कंपनी देगी, थर्ड पार्टी का जिसे बोलते हैं, है ना, कुछ ऐसा होता है। यानी गाड़ी का भी इंश्योरेंस है, गाड़ी अगर टूटी तो उसका एश्योरेंस मिलेगा, और अगर उस गाड़ी से कोई हिट हो जाता है, हालांकि केस लगेगा गैर इरादतन हत्या का, केस होता है, राज्य सरकार करती है क्या, गैर इरादतन हत्या, समझ में आया? लेकिन हाँ, नॉन इंटेंशनल डेथ नहीं भाई, हत्या, मर्डर। तो चलो आगे निकलकर छठा सबसे बड़ा बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। बीमा क्षेत्र के विस्तार के लिए बीमा नियामक इरडा, इसको खास ध्यान देना आपने, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी फुल फॉर्म क्या है इरडा की? कई बार सिर्फ इतना क्वेश्चन आता है कि इंश्योरेंस कंपनी की जो नियामक इकाई, नियामक संस्था है वो कौन सी है? इरडा। भाई इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनी है, कहीं ठग ना दे किसको? ग्राहकों को। कहीं बोले कि भाई बीमारी में हम आपका 15 लाख 20 लाख रुपए तक का क्या करेंगे, इलाज कराएंगे, और छोटा छोटा तो लिखा होता है, साइन भी कर दिए, पैसे भी दे दिए, भर दिए, 10 साल तक आप देते रहे, और पता चला एक दिन हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, तो आपने कहा इंश्योरेंस दो, और उन्होंने कहा भाई ये देखो लिस्ट, इसमें हार्ट वाली डिजीज नहीं है, हार्ट की जो डिजीज होती है वो खाने पीने से होती है, आपने ज्यादा खा पी लिया इसलिए हमने इसको हटा रखा। एक ऐड भी आता था, एक ऐड भी आता था कि हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो वो कहता नहीं डॉक्टर साहब प्लीज ये बोलो कि मेरी किडनी में प्रॉब्लम है। वो कहता मैं ऐसे कैसे बोलूं, हार्ट में प्रॉब्लम है? कहता मेरे इंश्योरेंस में लिस्ट में नहीं है ये वाला प्रॉब्लम। समझ में आया? तो आपसे पूछेगा बीमा नियामक जो संस्था है वो कौन सी है? इरडा है। इंस्टीट्यूशन जो है वो कौन सा है? ये नियम बनाती है, ग्राहक ठगे ना जाएं, इसलिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी को मानना पड़ता है सारी बीमा कंपनियों को, उनके रूल्स रेगुलेशंस को क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। ने सार्वभौमिक बीमा मिशन शुरू किया है जिसमें बीमा के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। मिशन का उद्देश्य है कि जब भारत 2047 में अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा तो प्रत्येक भारतीय के पास उपयुक्त जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति बीमा रहे और हर उद्यम उपयुक्त बीमा समाधान द्वारा सुरक्षित रहे। ठीक है, दुकान का भी होता है बीमा, ठीक है, गोदाम का भी होता है बीमा। ये नहीं मान के चलना चाहिए कि हम सुरक्षित हैं। हो सकता है गोदाम में शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, करोड़ों रुपए का नुकसान, जो सामान है वो क्या हो जाए, जल जाए, तब कहां से उसकी भरपाई होगी? तब बीमा कंपनियां क्या करती हैं, अगर बीमा करा रखा है तो जो समझदार व्यापारी होता है वो क्या करता है, थोड़ा कम खाता है लेकिन बीमा में क्या करता है, खर्च करता है, अपनी गोदाम का या अपनी दुकान का क्या करा के रखता है, बीमा करा के रखता है। ठीक है, भैंस का बीमा होता है, गाय का बीमा होता है, सबका बीमा होता है। ठीक है, हाँ जी, भैंस का भी होता है। कैसी बात कर रहे हो भाई? आपने कहा मैं डेयरी इंडस्ट्री में जाती हूं या जाता हूं, आपने डेयरी खोली, आपने क्या किया कि 10 भैंसे ले आए आपने कहा मैंने हरियाणा नजफगढ़ में देखा है 100 भैंसे बंधी होती हैं, बाहर 4 गाड़ियां खड़ी होती हैं, बहुत पैसा है किसमें, डेयरी में, और आप 10 भैंसे ले आए। आपने कहा थोड़ा कम से शुरू करती हूँ या करता हूँ, 10 भैंसे ले आए। पता चला उसी समय एक बोवाइन डिजीज आई, बोवाइन डिजीज बोलते हैं जो पशुओं से संबंधित बीमारी होती है, वो आई। पहले एक भैंस मरी, फिर दूसरी मरी, फिर तीसरी मरी, चौथी मरी, और सब 10 की 10 क्या हो गई। और ठीक है, और फिर कहाँ आप 10 लाख की भैंसे लाए थे और उसमें 50,000 का चमड़ा भी नहीं बिका, क्या नहीं बिका? तो तब क्या करोगे? 9.5 लाख रुपए के नुकसान पे आओगे क्या? इसलिए उन भैंसों का बीमा कराया जाएगा, उनके कान पे टैग लगाया जाएगा कि ये क्या है, इंश्योर्ड है। ठीक है, बकरियों का भी होता है बीमा। किसका? मिशन का उद्देश्य है कि जब भारत 2047 में अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा तो प्रत्येक भारतीय के पास उपयुक्त जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति बीमा रहे और हर उद्यम उपयुक्त बीमा समाधान द्वारा सुरक्षित रहे। आगे जी, अब भारत में पण्य व्यापार की स्थिति। पण्य
आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष क्या है? आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 14 अप्रैल 2023 में भारत का आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष, देख लो 14 अप्रैल डेट याद करनी पड़ती है, क्योंकि बाद फिर बोलेगा फिर बोलेगा जी 31 दिसंबर को कितना था। एक ही चीज याद मत करना है, घटता बढ़ता रहता है। जब आप पेपर देने जाएंगे तो बार बार क्या करेगा ये ऊपर नीचे होता रहता है। 14 अप्रैल 2023 को 586.412 अरब डॉलर था जो हमारा विदेशी मुद्रा कोष फॉरेन रिजर्व था, उसमें कितना पैसा था? एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है अभी 14 अप्रैल का क्या दे रखा इसने? आंकड़ा दे रखा। जब तक नया आंकड़ा नहीं आया तब तक पुराना आंकड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मार्च 2023 में पहले कितना था? 572.801 अरब डॉलर पर था फॉरेन रिजर्व। इस प्रकार मार्च 2023 से अप्रैल 2023 के दौरान 13.611 अरब डॉलर की वृद्धि विदेशी मुद्रा कोष में दर्ज की गई। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 14 अप्रैल 2023 को कुल 617.648 अरब डॉलर आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष यानी फॉरेन एक्सचेंज। आगे यार क्या समस्या है इसमें? फोटो खींच रहे हैं, दूसरी पीडीएफ निकालो। ये ज्योग्राफी अभी ये भी नहीं है। नहीं बना रखी है, रोक दो।